NICH के अंदर बच्चों के टिप के अलावा सर्जरी के या जराही के भी जितने भी चीजें होती हैं वो की जाती हैं। 1 दिन से लेके 12 साल तक के बच्चों के जिस किस्म के भी ऑपरेशन हैं वो NICH में होते हैं। बच्चों की जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या मेदे और आंतों के मसाइल या जिगर के मसाइल है उनके लिए हमारे पास एक सेपरेट वार्ड, अलग वार्ड मौजूद है और कैंसर के पेशेंट्स का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूरजबीन। आप देखते हैं प्रोग्राम हमारे मसाइल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कराची के NICH के हवाले से जहाँ बच्चों का इलाज किया जाता है। वैसे तो सोशल मीडिया में NICH को बहुत सारी बुराइयों के साथ बयान किया जाता है, मगर आज हमारे साथ NICH के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सलीम साडल मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि NICH में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आपने कौन कौन सी सहूलतें मुहैया की हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कोई भी फर्द हो, वो एक घर बहुत मुश्किल से संभाल लेता है, मगर आप NICH को संभाले हुए हैं और सर आपने बच्चों के लिए बहुत सारी बेहतर सहूलतें उनके इलाज के लिए मुहैया की हैं, तो उनमें से चंद आप बताइएगा कि कौन कौन सी सहूलतें आपने मुहैया की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजाय आपने बेशक फरमाया कि वक्त के साथ साथ इस हॉस्पिटल जो है क्या इसके काम की सलाहियत बढ़ती गई है। मैं थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा हिस्ट्री के लिहाज से मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल 1962 में पहले स्कूल ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से 20 बेड का था, जो कि सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के अंदर इनका एक जगह दी गई थी। फिर 1971 में ये ब्लॉक बना, ये वाला इसकी 3 फ्लोर बने थे, तो ये स्कूल ऑफ पीडियाट्रिक्स 1971 में वहाँ से शिफ्ट होके ये इस ब्लॉक में आ गया, जिसके अंदर फिर बच्चों की तादाद जो है 20 से 50 हो गई थी। 1979 में दोबारा इसकी वसअत हुई और ये फिर 50 बिस्तर हॉस्पिटल जो है ये 150 बेडेड हॉस्पिटल बन गया और उस वक्त 1979 में इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का नाम भी दिया गया। फिर उसके बाद 1991 में ये एक अलग इदारे के तौर पे फेडरल इदारा था और एक अलग इदारे के तौर पे इसको नुमाया हुआ और एक अलग इदारा बच्चों की निगहदाश्त और बच्चों के मामलात के लिए उसे बना और उस दौरान इसकी वसअत हुई और ये 1991 में तकरीबन 200 बेडेड हॉस्पिटल तक बन गया था। फिर इसी तरह 2011 में ये हॉस्पिटल 18वीं तरमीम के तहत सिंध गवर्नमेंट के अंडर उसमें आए और फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन 200 उस वक्त 200 बेडेड की थी और 2011 से लेके 2024 बल्कि 25 तक अब इसकी तादाद 650 बेडेड हॉस्पिटल हो गई है। यानी कि इन 4 दहाइयों में ये हॉस्पिटल जो है क्या कहते हैं 20 बेड से लेके अपनी 600 बेडेड कैपेसिटी के अंदर चला गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर बताना जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, 600 बेडेड हॉस्पिटल तो ऑन पेपर है, दर हकीकत इसकी जो काम करने की इस वक्त सलाहियत है वो 1000 बेडेड हॉस्पिटल से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक बेड पे 2 से 3 बच्चे हमने अकोमोडेट किए हुए हैं उनके इलाज के लिए, क्योंकि हम किसी बेबी या बच्चों को हमारी कोशिश होती है कि जितना भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके करें, और हम ना नहीं करते। हमारे यहाँ से पूरे सिंध से, इवन बलूचिस्तान से और KPK से, हर पूरे पाकिस्तान से बच्चे रेफ़र होते हैं, आते हैं और उनका जो है ना इलाज माला जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपने बयान किया है कि किन किन सर्विसेज में, तो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम NICH के अंदर बच्चों के टिप के अलावा सर्जरी के या जराही के भी जितने भी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। 1 दिन से लेके 12 साल तक के बच्चों के जिस किस्म के भी ऑपरेशन हैं वो NICH में होते हैं और इसी तरह मेडिसिन के अंदर भी जिस किस्म की बच्चों की बीमारी है, चाहे उनके गुर्दों से रिलेटेड हो, चाहे सीने से हो, चाहे दिमाग से हो, चाहे उनके क्या कहते हैं आंतड़ों से हो, वो भी इलाज यहाँ पे मुयस्सर है।
इस वक्त करंट स्टेटस मेरे पास ये है कि हम लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या कहते हैं 24/7 मेडिकल सर्विस है यहाँ पे, जो इमरजेंसी मेडिसिन में भी दी जाती है, सर्जरी की भी दी जाती है। एक दिन का बच्चा भी हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हम उसको ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह करनी होती है तो उसके सहूलत फराम करते हैं। दूसरा इसमें ये कि अमूमन तकरीबन हमारे पास साल के 10,000 ऑपरेशन होते हैं और इसी तरह हमारे पास जो है ना तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चा जो है वो हमारी ओपीडी में आता है साल के, और इसी तरह 3 लाख बच्चा जो है वो हमारे यहाँ साल का जो है ना एडमिट होता है, और यानी कि एडमिशन होने के बाद इलाज मालजे के बाद और यहाँ से माशाल्लाह बेहतर होके जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है। बाकी दूसरे हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें भी थोड़े बहुत कैश काउंटर हैं जहाँ पे किसी अल्ट्रासाउंड की पर्ची या ओपीडी की पर्ची बनती है। इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई पर्ची का या सिलसिला नहीं है, ना किया जाता है। इस वक्त तकरीबन 25 ऐसे इदारे हैं या 25 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों की क्या कहते हैं उनके इलाज मालजे की सहूलत फराहम होती है इस हॉस्पिटल में। इसके अंदर अगर हम इसमें लेते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास इन्फेक्शस डिजीज़ का वार्ड है, जो कि बच्चों की जो बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं उसका अलग से डिपार्टमेंट है। इसी तरह हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का है, यानी कि दांतों के मसाइल या डेंटल डिपार्टमेंट भी हमारे पास, बच्चों के डेंटल डिपार्टमेंट अलग से है जो कि हमारे पास आते हैं बच्चे। इसी तरह हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस का एक अलग से इदारा डिपार्टमेंट है। हमारे पास नौज़ायदा बच्चों के लिए एक स्पेशलिस्ट यानी कि समझे कि NICU है जो कि तकरीबन 65 इंक्यूबेटर्स के साथ और उसके अंदर 25 वेंटिलेटर है, यानी कि ये सिंध का सबसे बड़ा नौज़ायदा बच्चों का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 65 इंक्यूबेटर हैं और 25 वेंटिलेटर हैं। और इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा रेफरल भी हमारे पास होता है। फिर इसके बाद हमारे पास बच्चों के गुर्दों का वार्ड है, बच्चों के क्या कहते हैं दिमाग का वार्ड है, बच्चों के एंडोक्राइन का वार्ड है जिसमें बच्चों की शुगर और इस तरह के मसले, ये अलग से वार्ड है और इनकी अलग से ओपीडीज होती हैं। और इसी तरह बच्चों के फेफड़ों के और बच्चों के आंतड़ों का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड, प्लस इसके अलावा हमारे पास ICU है जो कि 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमारे पास बच्चों का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और हमारे पास जनरल मेडिसिन के 3 यूनिट्स हैं और हर यूनिट जो है ना वो 80 बिस्तरों पे मुश्तमिल है। इसी तरह हमारे पास अलग से बच्चों की हवाले से उनका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे बच्चों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI ये सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं होते। और माशाल्लाह इनके इस वक्त मेरे पास MRI की 2 मशीनें हैं और दोनों फंक्शनल है। CT स्कैन भी मेरा काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फंक्शनल। और इसके अलावा हमारे पास ख़ुसूसी तौर में कहना चाहूँगा हमारे पास बच्चों का कैंसर का वार्ड है। बच्चों का कैंसर के वार्ड की थोड़ा सा बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये 1971 में जो यहाँ इस ब्लॉक में शिफ्ट हुआ था तो बच्चों का कैंसर का इलाज उस वक्त से हमारे यहाँ से होता था, लेकिन कल अलग वार्ड नहीं था, कोई अलग जगह नहीं थी, तो उसी तरह आम बच्चों के साथ मिलके इनको हम किया करते थे। लेकिन 1991 में एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि बच्चों का कैंसर का वार्ड, और उसके लिहाज से फिर उनको जो है ना इनका इलाज होता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा कैंसर बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे पास है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे मेरे 25,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि कैंसर के बच्चे रहे जिनका इलाज हमने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से समझें कि हमारी जो मोर्टेलिटी है वो 20% है, यानी कि 80% बच्चे जो हैं वो ठीक होके गए हैं या अभी इलाज के बाद बेहतरी आई है उनमें। और फिर इसी लिहाज से बीच में जब कोविड का आया था तो हमने एक कोविड वार्ड भी अपना बनाया था जो कि अब हमने उसको ख़त्म करके उसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट बना दी है, जिसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जिनको दूसरे बच्चों से अलग रखना होता है और उनका इलाज मालिज के लिए उनको अलग देखना भाल करनी पड़ती है, तो उसको हम इस लिहाज से इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। सर, जो बच्चे जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स यहाँ ले आते हैं इलाज के लिए तो उन्हें ऑक्सीजन की मशीन और वेंटिलेटर्स की बहुत कमी पेश आती है, उनके लिए आपने क्या इक़दाम किए? अच्छा, इसमें यही बताना चाहूँगा, देखें
सबसे पहले मैं वेंटिलेटर के हवाले से हम होता ही है कि बयान कर रहे हैं, वेंटिलेटर एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड और एक ऐसी नाजुक मशीन है कि उसको चलाने के लिए भी एक उसके लिए ख़ास किस्म की मैकेनिकल या टेक्निकल टीम चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हर बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर एक आखिरी रिजॉर्ट होता है, ये एक आखिरी उम्मीद होती है कि चले इस पर डाल दें, क्योंकि वेंटिलेटर के बाद जो भी आउटकम होता है वो या तो मॉर्बिडिटी में या मोर्टेलिटी में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं उसमें से समझ लें कि अंदाज़ा है कि 25 बच्चे अगर बचते भी हैं तो वो ज़हनी तौर पे माजूर हो जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में आते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर वो बच ही नहीं पाते। सर ये क्यों? इसलिए कि वो आखिरी रिजॉर्ट होता है, उसमें होता ही है कि जितनी भी मेडिसिन या जितनी भी अद्वियात या जो कुछ आप कर सकते हैं वो आप अपनी एक्सट्रीम तक ले जा चुके होते हैं। अब वेंटिलेटर क्या है, वो मुस्मी सांस दे रहा है, सिर्फ वो आपको सांस दे रहा है और दिल की धड़कन दे रहा है, और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। लेकिन जब जिस्म के दूसरे आज़ा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे जो गुर्दों का काम है उन्होंने सफाई करनी है, दिल का काम है उसने अपना काम करना है, तो वो जब वो पूरी तरह नहीं कर पाते तो वो मशीन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी वजह से फिर इनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त वैसी कम होती है, और ऐसी अलामत इस तरह की चीज़ों के बाद इनकी क़ुव्वत मदाफ़त और गिर जाती है, तो इनका सर्वाइवल जो है ना फिर इस लिहाज से बहुत मुश्किल होता है। या फिर बात अगर सर्वाइवल हो भी जाता है तो दिमाग पे उन पर इतना असर हो चुका होता है कि जिसकी वजह से वो जहनी तवाज़ुन वैसा नहीं होता उन बच्चों का जो कि एक आम बच्चे के साथ आप कंपेयर कर सकें। तो ये इस लिहाज से इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हर बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास होता यही है कि हर बच्चे को ये कह के भेज दिया जाता है कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और उसी वजह से आने के बाद जो वालिदैन हैं या जो भी बच्चों के साथ आते हैं वो उस जहन बना के आते हैं कि हमें वो वेंटिलेटर ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। जो इस तवज्जो से मैं बयान करना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर ठीक है, एक मशीन है, बचा सकती है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तौफीक मिल सकती है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल जो है देख के करना पड़ता है, और उसमें पूरी उसकी जो बनाना पड़ता है कि किस तरह उस बच्चे पे लगाएं और उसको कितना फ़ायदा भी पहुँचे। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो इसी उसमें आते हैं कि जी जब तक इनको बता के दिया है कि जब तक वेंटिलेटर नहीं मिलेगा ये बच्चे बचेंगे नहीं। तो ये चीज़ मैं आपके तौर से बताना चाहता हूँ कि हर बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ की टीम अपने उसको देख के डिसीजन दे के फिर उनको उसके मुताबिक जो है ना उसको इलाज करती है और देखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जिनको वहाँ कह के भेजा गया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन वो बगैर वेंटिलेटर के यहाँ से ठीक होके गए। सर, जो वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ इलाज कराने के लिए लेके आते हैं उनके लिए एक खास अवेयरनेस के हवाले से क्या करें? जी, उसके लिए जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनके लिए मेरी अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह की है कि मैं उनके क्लिनिक्स के अंदर मैंने प्लानिंग मेरी ये है कि हम वहाँ पे LCDs लगा के, और जो एक बच्चों के अमूमन जो मसले होते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों को दस्त की तकलीफ है, तो वो क्योंकि इस पर WHO की भी काफ़ी आते वो अपने स्लाइड्स हैं, और हर इंडिविजुअल डॉक्टर्स की भी जो बनाए हुए हैं कि किस तरह ख्याल रखना चाहिए, तो उस तरह की चीज़ें मेरा प्लान है कि अपने OPDs के अंदर, क्योंकि 3 घंटे के लिए एक OPD या 4 घंटे के लिए जब OPD होती है, 1000 बच्चा जब उसमें आया हुआ होता है, सिर्फ 1000 बच्चा नहीं 1000 माएँ भी है, तो वो भी आई हुई होती हैं। तो वो जो लोग वहाँ पे आते हैं और वो OPD में वो अवेयरनेस प्रोग्राम देखें, यानी कि जब वो तस्वीर चल रही होगी तो लाजिम बात है कोई ना कोई ज़रूर देखेगा। उसमें से मैं ये कहता हूँ अगर 1000 आते हैं, अगर 100 भी अवेयर होके चले जाएं तो ये मेरा सक्सेस है। वो यही है कि बच्चे का ख्याल कैसे रहे। तो वही बातें होता ही है कि आप इसका अंदाज़ा है कि मेरे पास एक डॉक्टर जो है OPD के अंदर एक मरीज़ को 3 से 4 मिनट दे रहा है। अब उस 3-4 मिनट के अंदर वो क्या क्या चीज़ें उसकी माँ पूछ सकती है और डॉक्टर क्या क्या बता सकता है, ये बहुत डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारी माओं को ही होता है, वालिदैन को ही होता है कि डॉक्टर ने हमसे सही तरह बात ही नहीं की, हमें सही तरह बताया नहीं। तो ये जो बाहर अगर ये चीज़ चल रही होगी, तो मिसाल के तौर पे कि बच्चे को सफाई कैसे रखनी है या बच्चे को बीमारी के दौरान क्या क्या खुराक देनी है, तो वो बाहर पता चल रहा होगा, तो ये आधे से ज़्यादा चीज़ें उसको पता चल जाएंगी पहले से कि हाँ भाई बच्चे की इस तरह सफाई करनी है, ये अद्वियात इसमें देनी है, अद्वियात बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। क्यों हमारे यहाँ पढ़े लिखे मतवसत यानी कि 70% 60% हम कहते हैं हमारी लिटरेसी रेट है, लेकिन जो नहीं है उनको बताना पड़ता है कि भाई दवाई कैसे बनानी है, क्योंकि अमूमन दवाई बनाने का तरीका भी नहीं पता होता, तो वो भी पूछा जाता है। तो इस लिहाज से सारी चीज़ें अगर ऑलरेडी किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेयर दी जाएँ, छोटी छोटी बातें, तो उससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है ना इसको बेहतर हो सकती है। अच्छा सर,
जो बच्चे डायरिया के शिकार हैं, हाई फीवर में मुब्तला होते हैं और उसके अलावा खसरा बहुत ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, इन तमाम केसेस के लिए कि इन तमाम केसेस से उनका वास्ता ना पड़े बच्चों का, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके हवाले से सबसे पहले अवेयरनेस देखें। मीजल्स और डायरिया और इसी तरह जो दूसरे इन्फेक्शस डिजीजेज हैं, तो कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि वैक्सीनेटेड प्रिवेंटेड हैं, जिसमें आपके मीजल्स भी आ जाती है और डिप्थीरिया भी आ जाती है और दूसरी चीज़ें भी आती हैं जो वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसमें मेरा वो यही है कि उनको जो है क्या पॉम्फलेट्स और विजुअलाइजेशन, क्योंकि दुनिया में अब मीडिया को इसी तरह यूटिलाइज किया जाता है कि अगर आप किसी भी बाहर के अच्छे हॉस्पिटल में देखें तो उनके यहाँ जो LCDs लगी होती है तो उनके अपने प्रोग्राम्स ही उसके अंदर आ रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। तो ये अवेयरनेस कंटिन्यू चल रही होती है, जिसकी वजह से लोगों को देख देख के वो याद हो जाती है चीज़ें। तो यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपनी OPD के थ्रू, क्योंकि अगर वो 1000 लोगों में से 100 लोगों को मैं अवेयर करता हूँ तो वो 100 आगे जाके 100 को और बताएंगे। ये चीज़ें होती, ये इस तरह चीज़ों को मेरा प्लान है और उस पर हम कर रहे हैं काम, और काफ़ी हद तक जो है ना हमने इसमें कर लिया है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 10-15 रोज़ के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस भी हमारी शुरू हो जाएगी। सर, न्यूरोलॉजी के अगर हम बात करें तो ये न्यूरो प्रॉब्लम जो बच्चे इस चीज़ का शिकार है, इस केसेस में मुब्तला है, उनकी माओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या ऐसी तदाबीर वो हासिल करें, कुछ ऐसी तदाबीर जिनसे मतलब उनके बच्चों को ये तमाम मसाइल ना हो? देखिए, जो प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। जी देखिए, अभी इसमें आपको वही वाली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होता ये है कि जो दिमागी तवाज़ुन या इस तरह के जो मसले मसाइल जो बच्चों के अंदर आते हैं, नो डाउट आपकी बात सही है कि माँ, यानी एक हामला माँ से हमें शुरू करने चाहिए, उनकी एहतियात, उनकी निगहदाश्त। अगर एक हामला माँ की निगहदाश्त और ख्याल बेहतर होगा तो बहुत से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर ये तमाम उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होता है, डिप्रेस लेने से होता है, क्या होता है? देखिए, इसके बारे में डिटेल तो जो इनके स्पेशलिस्ट हैं वही आपको ज़्यादा बेहतर वाज़े बता सकते हैं। मैं आपको उसके हवाले इनके अपने प्रैक्टिकल उसके अंदर बता रहा था कि 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि इनके साथ अमूमन होती हैं। एक तो होते हैं एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों की यानी कि जो चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह बनती नहीं है। कमर के अंदर फोड़ा होता है, कमर की हड्डी नहीं बनती, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जो है ना वो अमूमी तौर पे मफलूज होते हैं, मोहताज होते हैं। तो वो तो चीज़ें जो है ये ना बनना, ये इसका ताल्लुक माँ की खुराक से है। माँ की डाइट अच्छी होगी, माँ का हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, ये उससे ताल्लुक है। इसके बाद फिर दूसरे जो ताल्लुक आता है बच्चों के अंदर दिमागी, उसके अंदर वो आता है ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर डिलीवरी के दौरान बच्चा जो है डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा देर अगर अपने बर्थ कैनाल के अंदर स्टक रहता है या किसी वजह से वो अपना रोता नहीं है अपने ख़ास मखसूस वक्त के बाद, तो उसका असर जो है ना उसको दिमाग पर भी होता है। तो ये सारा यानी कि डिलीवरी का पूरा प्रोसेस जो है ना ये इसके भी इससे यानी कि रिलेटेड है कि वो उसको इस लिहाज से इतनी विजिलेंस के साथ देखना चाहिए और करना चाहिए ताकि वो जो एक टाइम फ्रेम है उसको कवर किया जाए। क्योंकि बच्चा सांस नहीं लेता, पैदाइश के बाद जब तक वो सांस नहीं आती, दिमाग को खून या जो भी सप्लाई पहुंचती नहीं है तो दिमाग अपना काम नहीं करता। तो अमूमन हमारे यहाँ जो बच्चे जो है जो बर्थ डिलीवरीज या इसके साथ भी जो है ना दिमागी असर के साथ जो है ना काफ़ी बच्चे होते भी हैं। NICH में आने वाले वो बच्चे जिनकी तबीयत नासाज होती है उन्हें फौरी तौर पर NICH के स्टाफ्स मुआयने के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, जहां 3 किस्म के तिब्बी लेवल के जरिए इलाज किया जाता है, जिसके बारे में NICH के स्टाफ ने मजीद बताया कि हमारे एनजीओ सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं सारा जगह कराते रहते हैं। ये ओपीडी के बाद बच्चे यहाँ तक से यहाँ एक है रिलेटेड, तो वो आए थे ना कैंसर के हवाले से, उनके बच्चे सीरियस प्रॉब्लम
ये 8 साल से अभी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। इसके हमारे 3 पोर्शन हैं। ये हमारे इलेक्टिव मरीज हैं, वो है जो मरीज हमारे यहाँ पर दाखिल करके इनका ऑपरेशन कर। ये 1 दिन से लेकर 3 दिन के बच्चे ऑपरेशन के बाद सब ऑपरेशन है। यहाँ पर कोई दूसरा वाला बच्चा नहीं ऑपरेशन वाला बच्चा खाली है, इसलिए कि कोई ना कोई जो है ना वेटिंग में हमारा करता हो। जैसे मान लीजिए बेहतर हो गया तो बच्चे माँ लोग हैं हमारे पास, लेकिन ये भी क्या कहते हैं मॉनिटरिंग सब कुछ है। ये हमारा पुराना स्टेशन है, लेकिन सर्विस इलाज से काम पे जाते हैं। अंदर लेके आए इस वक्त हमारे पास एक बेड पे 3-4 पेशेंट है और हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो राइट बेबी विद द राइट पेरेंट्स। ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पर हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कर ही रहे हैं, लेकिन चैलेंज सर ये है मैकेनिकल इसलिए ये रिसर्च है यहाँ पर रिसर्चिटेट करके यहाँ से पेशेंट इस वक्त जो मशीन का काम है वो माँ कर रही है और जितनी जल्दी वहाँ मशीन फारिग हो गया। अगर देखिए मशीन अगर हम यहाँ रख लें ना तो यहाँ पेशेंट स्टे करने लगा। अच्छा ER में स्टे नहीं करना होता। ER में जितना जल्दी आप पेशेंट हवाले कर इस तरीके से हम जब तक वो मैच नहीं होता तब तक जो है ना उसको हम हवाले कर सकते हैं। अच्छा ये मैं इस तरह वो हॉस्पिटल में हो ये सर्विस कम है। ये पूछे कहाँ से आया क्लिनिकल होती है जब तक ये उसका हिस्सा है और वो यानी कोई ठीक है एक आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कि बनाया हुआ है ये वाला एरिया अच्छा हम WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल इस्तेमाल करते हैं हमें ETAD इमरजेंसी ट्रायल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। उसके सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये 509 जो है वो लास्ट देख किया अगले लम्हे में कॉल होगा, जैसे ही डॉक्टर अटेंडेंट होगा उसको कॉल करेंगे 510 आ जाए 510 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इन 3 के मुताबिक करेंगे ट्रायल लेवल 1 ट्रायल लेवल 2 लेवल 3। ये तीनों लेवल सीवियरिटी ऑफ डिजीज शो करती है कि जो पहली लेवल है उसमें बच्चे को जब नाम बच जाए फिर पूछते हैं कहाँ से आए क्या नाम है वाले का नाम क्या नंबर लेकर उसके बाद डॉक्टर यहाँ देखेगा और वो डिसाइड करता है कि दवाई देकर रुखसत करें या ऑब्जर्वेशन होता है। अगर दवाई देकर रुखसत करें तो वो ट्रायल लेवल 3 हो जाता है।
और ये ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लैपटॉप और ये पहले वाला पीसी पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ अस्पताल NICH में पूरे पाकिस्तान से लोग अपने बच्चों को अच्छे मयारी इलाज के लिए यहाँ ले आते हैं। NICH के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सलीम साडल के साथ साथ NICH की पेडियाट्रिक डायरेक्टर प्रोफेसर मोहसिना इब्राहिम से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने पलक न्यूज़ को मजीद बताया कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, माजी में होने वाली महरूमियों की वजह से, सहूलत की महरूमियों की वजह से जिना हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बदनाम है और लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता, बस हम आते हैं और हमें परेशान किया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी जो मस्बत तब्दीली आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कि आपने NICH को और जिना हॉस्पिटल के बारे में ये प्रोग्राम किया। देखिए, मैं यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन हूँ और मैं गुज़िश्ता 20 साल से यहाँ से वाबस्ता हूँ। हमारे ज़ाहिर है बड़े हॉस्पिटल हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, NICH भी, जिना भी, तो हमारे मसाइल भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी और बहुत से अच्छे प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत से अच्छी हमारी टीम, हमारी फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि हर वक्त अपनी पूरी कोशिश करती रहती है कि इन हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए काम करें। जहाँ तक NICH की बात है तो ये पूरे सिंध का, पूरे बलूचिस्तान का और साउथ पंजाब के भी बहुत सारे बच्चों के लिए वाहिद रेफरल सेंटर है और ये इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जो कि 15 से 20 हज़ार बच्चों को पर मंथ तकरीबन टैकल करते हैं, OPD और इन पेशेंट्स मिलाकर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह जॉब की है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन मुल्क के कोने कोने से, हर जगह से, बल्कि अफगानिस्तान से भी बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर आते हैं और हम उनको बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम करते हैं। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कोई काउंटर नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट इसको फ़ंड करती है और हम ज़ीरो इस पे चार्जेस करते हैं। लेकिन जैसे हमारा ये 550 to 600 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, पीट सर्जरी के 2 वार्ड्स हैं, उसके बाद एक मेडिकल ICU है, 3 मेडिकल के फ्लोर्स हैं, एक नर्सरी को डेडिकेटेड फ्लोर है। इसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। फिर न्यूरोलॉजी यानी कि बच्चों के दिमागी मसाइल का एक डिफरेंट सेपरेट वार्ड है। बच्चों की जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, मैदे और आंतों के मसाइल या जिगर के मसाइल है, उनके लिए हमारे पास एक सेपरेट वार्ड, अलग वार्ड मौजूद है। और कैंसर के पेशेंट्स का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है यहाँ पर। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी, वो भी हमारे पास एक सेपरेट वार्ड मौजूद है। तो इट्स अ बिग हॉस्पिटल और जाहिर है जब इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है, मरीज़ अगर 600 से 500 बेडेड हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे पास पूरे कराची से, पूरे सिंध से रेफरल हमारे पास आता है। समटाइम्स तो हमारी जिस वार्ड की इमरजेंसी होती है वहाँ पर एक एक बेड पे 4-4 बच्चे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब इतना वर्कलोड है तो वसाइल और जो रिसोर्सेज हैं और जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें इश्यूज होते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हम अपने रिसोर्सेज यानी कि हमने अपने रिसोर्सेज से यहाँ पर एक ट्रस्ट भी बना रखा है जिसको NICH ट्रस्ट कहते हैं। इसके अलावा सदा वेलफेयर और चाइल्ड एड भी हमें सपोर्ट करता है और इनकी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम इस हॉस्पिटल को दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बदनाम नहीं है, लेकिन हमें बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें वसीला बना के रखे। हम कोशिश पूरी करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके फैसिलिटेट करें। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई पिक्चर परफेक्ट है या इसमें कोई लूप होल्स नहीं है, मसले हैं सिस्टम में। कभी दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती हैं या कभी कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है, लेकिन हमने गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी हुई है कि हमारे फ़ंड को बढ़ाया जाए। आई होप कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से या और भी तरीके से गवर्नमेंट हमारा फ़ंड इंक्रीज़ करेगी तो ये जो छोटे छोटे मसाइल जन्म लेते रहते हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और दुआ भी है कि ये किसी तरह कम हो जाए। अच्छा मैम, क्या माजी में, चले ठीक है वो तो आपने बता दिया कि मस्बत तब्दीलियां अब कर रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है जी, लेकिन मैम माजी में डॉक्टर्स अच्छे थे या अब के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं? अब के डॉक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, इनके हवाले से आप बताएंगे कि? देखिए,
डॉक्टर्स जो हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नॉलेज वाइज या कुछ कोई ख़राब हुए हैं। हम अपनी पूरी मेहनत करें। ये हॉस्पिटल एक टीचिंग हॉस्पिटल है, यानी यहाँ प्रोफेसर्स भी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी होते हैं और जूनियर्स भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे RMOs हैं, हम सब पूरी मेहनत करते हैं। जहाँ तक ये बात है कि डॉक्टर्स अच्छे बुरे, देखिए कुछ डॉक्टर, मैं मानती हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, कुछ डॉक्टर्स ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, कुछ ज़रा कम होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब वो इस प्रोफेशन में आए हैं तो वो अपनी सी पूरी स्ट्रगल करते हैं कि वो कुछ दे सके। अब हमारा मेडिकल सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। ज़ाहिर पहले बॉयज़ और गर्ल्स का एक बैलेंस था, अब ज़्यादा गर्ल्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन डालें, मैं आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लेकिन होता ये है कि ज़ाहिर है यही दौर है पढ़ने का, यही दौर है खिदमत करने का, और ऑब्वियसली मैरिटल लाइफ और बच्चे, यही दौर उन्हीं का भी है, उनका भी है। तो थोड़े बहुत इश्यूज होते रहते हैं, स्ट्रगल चलती रहती है, और इसी स्ट्रगल का नाम शायद ज़िंदगी है। तो मैं ये नहीं आपसे कह सकती हूँ कि डॉक्टर्स की कोई एजुकेशन लेवल में कम हुआ है, सिस्टम बेहतर हुआ है, यानी कि ऐसे आप कह लें कि थोड़ा बहुत आहिस्ता बेहतर हुआ है। हम अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को बेहतर करें, अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। CPSP भी हमसे इसमें ताउन करता है कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग को बेहतर से बेहतर करें। हाँ, पर्सन टू पर्सन इसमें वेरिएशन हो सकती है, यानी कि कोई अगर ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, तो किसी का नॉलेज थोड़ा बेहतर होगा, किसी का कम होगा, मगर एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू वर्क एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बैठ ही नहीं सकते, यू हैव टू वर्क, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा है, पेशेंट्स का लोड, और एवरीबडी हैज़ टू वर्क। और स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह NICH का माहौल ऐसा है कि यहाँ सबको काम करना है, कोई काम ना करने वाला यहाँ रह नहीं सकता, या तो वो सिस्टम से निकल जाता है या फिर उसको हमारी तरह ही काम करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त पूरी टीम बहुत डेडिकेटेड है, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं अपने बलबूते पर या गवर्नमेंट की हेल्प से हम वो करें। हम इसमें बहुत पैशनेट हैं, मैं भी बहुत पैशनेट हूँ, मेरे जूनियर्स भी इसमें बहुत पैशनेट हैं। अच्छा मैम, जो लोग ये समझते हैं और जिनकी यही शिकायत होती है कि यार नहीं होता, जिना में बच्चों का इलाज नहीं होता, और क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो वो यहाँ से हम उन बच्चों का लाश उठा कर ही जाते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो भी एक वो कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट कॉफिन ज़्यादा हैवीएस्ट, यानी कि बच्चे की जो एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, मुझे पता है बच्चे की डेथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पेरेंट्स के अलावा दादा दादी नाना नानी। आई नो कि देखिए डेथ्स होती है, बच्चे बहुत सिक आते हैं हमारे पास, बहुत सी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इमरजेंसी में हर वक्त लोड रहता है, तो कभी कभी ऑक्सीजन पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, इतना लोड होता है, एक बैड पे 3 बच्चे एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ लेटे हुए होते हैं स्ट्रेचर्स पे, और उनको पंप किया जा रहा होता है, ऊपर वेंटिलेटर नहीं होता, कभी ऑक्सीजन पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने लोग बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नीचे बच्चा आया है और वेंटिलेटर नहीं है, तो हम किसी का वेंटिलेटर निकाल कर उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर है तो हमने तो वेंटिलेटर रखे हुए हैं बच्चों के लिए, तो ये इश्यूज होते हैं। कुछ बच्चे कभी सिक कंडीशन में आते हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे पास जो बच्चे जिनके ज़्यादातर जो इंतकाल हो जाता है या जो सीरियस होते हैं, वो ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि उनमें ग़िज़ा की कमी है, या फिर उन्होंने अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारे पास खसरा बहुत आ रहा है, और खसरा के हिफाजती टीके बच्चों ने 99% बच्चों ने खसरा के हिफाजती टीके नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप हिफाजती टीके लगा लेते हैं तो खसरा होती है, लेकिन वो हल्की टाइप की होती है, तो या तो वो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते, नंबर 2 ज़्यादातर उनकी, या कोई फिर बहुत सीरियस कंडीशन होती है जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, आप उससे इलाज करते रहे, लेते रहे, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहे और प्रॉपर टाइम इलाज नहीं शुरू हो सका, तो फिर उन बच्चों की वो सीरियस कंडीशन में आते हैं और फिर वो पूरे जरासीम पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, और वो फिर उन बच्चों का इंतकाल हो जाता है। लेकिन देखिए एज अ डॉक्टर हम ये नहीं चाहते कि किसी का भी बच्चा इस दुनिया से जाए। हमारा तो काम ही बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और बच्चों को सेव करना है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ कोताहियाँ कभी कभी हो जाती हैं, कुछ मसले हो जाते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, मगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बर्डन है यहाँ पर, तो कभी कभी कोई कमी बेशी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा कोई परफेक्ट सिस्टम है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इट, और यहाँ के
ताकि जो भी यहाँ से आए वो खुशो खुर्रम जाए और उसको कोई गिला ना हो। अच्छा मैम, एक तो बहुत ज्यादा अगर कह लें कि सीरियस प्रॉब्लम है वो ये कि डॉक्टर की जो टाइमिंग है या ओपीडी की जो टाइमिंग है वो 12 जी जी ठीक है जी। की टाइमिंग है या फिर 12:30 तक है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, टाइमिंग तो हाँ, बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी ओपीडी का जो हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल टाइम है वो 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है। हम कोशिश यही करते हैं कि 8:30 से ओपीडी शुरू हो जाए। उसके बाद जो पर्चियाँ बनने का टाइम है ये मैं मानती हूँ वो 12:30 तक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, 500 से 600 मरीज़ डेली हमारी ओपीडी में आता है। तो पर्चियाँ बनने का टाइम हमने 12:30 तक रखा है, ताकि उनका फिर वेट होता है, उनका टेम्परेचर होता है, उनका एक अगर किसी को बीपी की ज़रूरत होती है तो वो हम लेते हैं। तो ये टाइमिंग सिर्फ पर्ची बनने के। ओपीडीज़ हमारी 12 बजे तक खुली है। अभी भी आप जाए तो इसमें तो खैर 2:30 बज रहे हैं, मगर अगर आप जाए तो ओपीडी में इक्का दुक्का पेशेंट्स होते हैं। देखिए, ओपीडी एक पूरा स्टाफ चलाता है, ओवर होना होता है, लेट होना होता है, तो वो हम 12 साढ़े 12 तक हमारी पर्ची टाइमिंग्स है, बट इट इज़ नॉट ऑफिशियली ऑफ टिल 2 तक। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट आ जाते हैं जिसको डायर इमरजेंसी होती है, हम लोग बैठे होते हैं देखने के लिए। आई डू माई ओपीडी रेगुलरली। मेरी हम लोग अपनी ओपीडीज को, कोई भी सीनियर भी कोशिश करते हैं, अनलेस अनटिल उसका कोई लेक्चर ना हो या कोई मीटिंग ना हो, तो वो पूरी ओपीडी अटेंड करते हैं। ओपीडी टाइमिंग्स 2 बजे तक है। इवनिंग में हमारी ओपीडीज नहीं होती, तो जो मरीज़ है वो इमरजेंसी में जाता है और वहीं से एडमिट होता है। और इवनिंग और नाइट पर भी इमरजेंसी में हमारी ओपीडी चलती है, जनरल सीरियस मरीज़ों के साथ भी। ये बात मैं मानती हूँ कि हमारी इमरजेंसी में भी बहुत रश है। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो मैं आपको विजिट भी करा सकती हूँ कि हमारी इमरजेंसी में कितने ज़रूरत है। अच्छा मैम, एक दूसरा प्रॉब्लम जो कि बज़ाहिर नजर आता है, और वो ये कि पेशेंट के साथ अगर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं या उनके घर वाले आ रहे हैं, तो सबका बाहर हुजूम है, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह? जी, देखिए, अव्वल तो अगर आप देखें तो ना तो हमारे 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, रोड पे कोई जगह नहीं है, रोड पे तो पब्लिक के पार्किंग की भी जगह नहीं है। तो हमारे पास एक तो इशू ये कि जो पेरेंट्स आते हैं उनके अलावा कभी कभी पूरी फैमिली भी आ जाती है। तो हमारा तो फिर भी एक वेटिंग एरिया मौजूद है जहाँ बहुत रश रहता है, लेकिन उसमें भी हमें जो आप कहें कि जो कानूनी मसले या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो जाते हैं, वहाँ कभी कोई किसी की चोरी हो जाती है, पब्लिक सेक्टर प्लेस है, एवरीबडी कैन कम, वो हमें फिर उसको मॉनिटर करना पड़ता है। और हमने फिर भी जो पेरेंट्स हैं उनको हम कार्ड इशू करके उनको वेटिंग में अलाउ करते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा ऊपर होता है, मदर होती है उसके साथ, और मदर ज़्यादातर अनवेल होती है या वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकती, तो फादर और मदर को रुकने की परमिशन है। एक ऊपर मदर होती है बच्चे के साथ और नीचे कोई मेल अटेंडेंट होता है। तो कोशिश तो ये होती है कि तमाम दवाइयाँ यहीं से प्रोवाइड की जाएं, लेकिन बच्चा चूंकि सिक होते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो हम कहते हैं कि एक मेल अटेंडेंट रुके, तो उनके लिए हमारे पास तो वेटिंग एरिया मौजूद है जो वहाँ बैठे हुए होते हैं। बल्कि कभी कभी तो दूसरे हॉस्पिटल के भी मरीज आकर यहाँ वेट कर रहे होते हैं। बट यस, प्रॉपर वेटिंग एरिया जिसे कहेंगे जहाँ कंफर्टेबल, हमने मरीजों के लिए पंखे और पानी भी लगा रखे, बल्कि पहले तो एक टेलीफोन बूथ भी था ताकि कोई अगर इमरजेंसी में कॉल करना चाहे तो वो कर सके। तो लेकिन अब सबके पास मोबाइल होता है, तो ऐसा वो बूथ तो नहीं है, लेकिन बाकी जगह मौजूद है। एक छोटी सी मेडिकल स्टोर भी है अंदर जिस पे डिस्काउंटेड मेडिसिन मिल सकती है। बट अदरवाइज हमने तो अपने पेशेंट्स के लिए किया हुआ है। बट मैं मरीजों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब वो आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हों, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। अगर आप वार्ड में भी सोचें कि अगर 150 या 200 बच्चा एक फ्लोर पे मौजूद है और उसके साथ उनके अटेंडेंट हो, तो 400 बंदा एक फ्लोर पे मैनेज करना आसान नहीं है। तो हमारी भी लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए ये, बल्कि उनके बच्चों के लिए हम तो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लाएंगे या कोई और आएगा तो उसको भी इन्फेक्शन शिफ्ट होने का चांस होता है। तो इसलिए कम से कम लोग जिनकी बहुत अशद ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में आए और वही रुके। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम इस जगह को बेहतर करें और वेटिंग एरिया को भी बेहतर करें, और ओपीडी को और एक बिल्डिंग बनाई जाए बेहतरी के लिए। जगह हमारे पास थोड़ी कम है, तो अगर गवर्नमेंट या जो एजेंसी, जो लोग हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं जो इधर है, वो हमें जगह दे देंगे तो हम उस जगह को एक्सपेंड कर भी सकते हैं, वेटिंग एरिया को भी, या कोई और डिपार्टमेंट भी बनाना हो तो उसमें हेल्प मिल सकती है। तो जगह इर्द गिर्द हमारे कुछ एरिया है मौजूद जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें वो दिया जाए। तो अगर ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी बात पहुंचती है तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अटेंडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे वो बाहर बैठ के वेट कर सकें।
इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में मदर और बच्चों के लिए खाना भी दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात जो और एक वीनिंग डाइट जिसे कहते हैं ना 11 बजे छोटे बच्चों के लिए कोई खिचड़ी कोई सूजी का खीर वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना अच्छा समझाया और इतना अच्छा गाइड करा। नहीं, it's my और pleasure। अपने, पूरी जिन्ना हॉस्पिटल के हवाले जी। से बताइए कि क्या क्या मसबत तब्दीलियां मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। एक्चुअली देखिए, प्रोग्राम सब लोग सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपने जो मदर्स स्पेशली हमारी सुन रही हैं कि वो 1 ईयर तक के बच्चों को 2 ईयर्स तक बच्चों को, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो बच्चे बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, बड़े होकर उनको शुगर होने का चांस बहुत कम होता है। तो एक तो जितना मुमकिन हो सके मदर्स अपने, आई नो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ है, वर्किंग मदर्स हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर जितना मुमकिन हो सके वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। दूसरा, हिफाजती टीके प्लीज़ ज़रूर लगवाएं। हमारे पास इस वक्त खसरा, डिप्थीरिया, टीबी बहुत ज़्यादा आम है। एवरी सेकंड थर्ड चाइल्ड हमारे पास इसी वजह से आ रहा है। पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुकी है, मगर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने से पहले बेसिक हाइजीन, हाथ धोएं और बच्चों को बॉइल्ड पानी दें। तो अगर आप ये सब बेसिक करते हैं ना तो बच्चे बीमार होने से ही बच जाते हैं। दूसरा, NICH इस वक्त हमारा जो हॉस्पिटल है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको और बेहतर करें और जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं हम उनको सब कुछ, जितना कुछ दवाइयाँ जो भी ट्रीटमेंट है उनको मुफ्त फराहम करें। लेकिन जाहिर है बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें रिसोर्सेज हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ाएं। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बजट को थोड़ा बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो लोग भी हमारे हेल्प करते हैं, हमारे लोग भी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत से डोनर्स हैं हमारी जो हमें वक्तन पर वक्तन हमें मेडिसिन के लिए या कोई भी हमें चीज़ चाहिए होती है, कोई किसी बच्चे का कोई महंगा ट्रीटमेंट होता है, IVIG का ट्रीटमेंट बहुत महंगा, वो भी हेल्प करते हैं। तो ये ज़िंदगी मिलजुल कर चल रही है। तो लेकिन हमें एक सिस्टम को प्रॉपर डेवलप करने के लिए और हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए हर वक्त हुकूमत के अलावा दूसरे लोगों की भी मदद की ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब बच्चे उस कौम के सेहत, तो कौम में उसी वक्त तरक्की करती है जब बच्चे सेहतमंद हो। तो आई होप कि हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे, बेसिक मैसेज पर भी अमल करें और इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान और बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।